जय हिंद। पिछली वीडियो तक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और आज भी हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दूसरा पार्ट होने वाला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देखिए, पिछली वीडियो तक मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, यानी कि एक परिचय दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डीपली में पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले आपको देखना है श्वसन मार्ग, ठीक है, यानी कि आप जो हवा लेते हैं वो किस किस मार्ग से होकर के जाता है। ये आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। यही एक टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। चलिए देखिए, श्वसन मार्ग को इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका डेफिनेशन देखिए, जिस मार्ग से हवा हमारे शरीर में होकर गुजरती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। इस हवा की जगह आप वायु भी लिख सकते हैं। हवा एक्चुअली उतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं लगता है, पर वायु अच्छा लगता है सुनने में, तो यदि आपको वायु लिखना होगा तो आप वायु भी लिख सकते हैं। तो श्वसन मार्ग का अर्थ क्या हुआ? जो आप वायु लेते हैं, जो सांस लेते हैं, वो जिस मार्ग, जिस ट्रैक से होकर के जाती है उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वसन मार्ग कहते हैं। देखिए, जो आप सांस लेते हैं वो सबसे पहले हमारी बॉडी में नासा छिद्र में पहुंचती है। इस हिस्से को कहा जाता है नासा छिद्र। इसे इंग्लिश में कहा जाए तो नेसल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसल कैविटी। देखिए, ये जो नासा छिद्र यानी कि नेसल कैविटी है, इसमें आपको छोटे छोटे बाल मिलेंगे। आपने कभी देखा होगा इसके अंदर, आपको तो दिखेगा नहीं, पर कभी फोटो वोटो में देखे होंगे या फिर किसी दूसरे की नाक का इस हिस्सा देखे होंगे, तो आपने वहाँ पे छोटे छोटे बाल देखे होंगे। देखिए, जो आप सांस लेते हैं उसके अंदर जो बेकार चीज़ें रहती हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं, उनको ये बाल जो है रोक लेता है। नासा छिद्र का बस इतना ही काम था। अब दूसरा आता है नासा कपाट। इसे कहा जाता है नेसल वेल्व। इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तब मैं आपको यह बताया था कि जो पेट होता है उसकी आंतरिक दीवारें किसकी बनी होती है? म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उम्मीद है आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन अच्छे से करते होंगे। तो देखिए, नासा कपाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेसल वेल्व। इसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। ये इस हिस्से में आता है, यानी कि शुरुआती हिस्से में नासा छिद्र, पीछे वाले हिस्से में नासा कपाट, नेसल वेल्व। इसमें क्या पाया जाएगा? म्यूकस पाया जाएगा। अब म्यूकस का क्या काम है? देखिए, जो नासा छिद्र के अंदर जो बाल जो डस्ट और पार्टिकल नहीं रोक पाए थे उसको म्यूकस अपने अंदर चिपका लेता है, और जब एक आध हफ्ता हो जाता है वो कचरा सब सूख के बाहर निकलने लगता है, और जब खुजली होता है तब आप उसमें खखोर के निकाल देते हैं, नकटी कह करके। चलिए, अब नासा कपाट के बाद जो आपकी वायु यानी कि सांस थी वो आपकी ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रास नली नहीं है, ग्रसनी है, ग्रास नली अलग है। ग्रसनी को कहते हैं फेनिक्स। ये यहाँ से दिखता है फेनिक्स, मतलब मुंह के बाद जो नली दिखती है, जो डायरेक्ट आंखों से दिखती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी यानी कि फेनिक्स कहते हैं। ग्रसनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना तथा पानी दोनों जाता है। क्या आपने किसी प्रकार का डिवाइडेशन देखा है कि इस हिस्से में हवा जाएगी, इस हिस्से में पानी, मतलब खाना? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही नली से दोनों खाना पानी जाता है, खाना और तथा सांस, ठीक है। तो ग्रसनी यानी कि फेनिक्स में क्या जाता है? भोजन तथा हवा दोनों जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, स्वर तंत्र आ जाता है। क्या आता है? स्वर तंत्र। स्वतंत्र नहीं, स्वर तंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं लैरिंक्स। ये देखिए, इस लैरिंक्स के अंदर होता है वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स किस प्रकार से आपकी आवाज़ प्रदान करता है, ये जब मैं आपको आवाज़ कैसे निकलती है ये सब जब बताऊंगा तब समझ लीजिएगा। तो देखिए, स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स में क्या पाया जाता है? वॉइस बॉक्स पाया जाता है। इस हिस्से में होता है। अगर यहाँ पे दबा दिए तो आवाज़ नहीं निकलती है।
तो उसी हिस्से से जो हमारी वायु होती है वो लंग्स तक पहुंचती है। स्वर तंत्र के बाद आती है श्वास नली, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं ट्रैकिया, क्या ये श्वास नली। ठीक, तो देखिए ये श्वास नली के अंदर कार्टिलेज पाया जाता है और इस कार्टिलेज का नाम होता है हाइमीन कार्टिलेज। जब मैं आपको बोन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज एक बोन की प्रकृति होती है, उसका ये टाइप होता है। ये किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, यानी कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है, अतः ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। तो ट्रैकिया के अंदर आपको कौन सा कार्टिलेज मिलेगा? हाइमीन कार्टिलेज मिलेगा। कौन सा कार्टिलेज? हाइमीन कार्टिलेज। यह सी शेप कार्टिलेज होता है जो कि ट्रैकिया को एकत्र पकड़े रहने का जिम्मा उठाता है। अब देखिए जब आप सांस लेते हैं तो जब यहाँ पे इस हिस्से में सांस नहीं रहेगा तब ये तो सिकुड़ जाएगा। अब सिकुड़ जाएगा तो जब सांस ले लिए उसको वापस छोड़ने के लिए कैसे छोड़ेंगे? कितना भी दम लगाने नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए ताकि ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए इसलिए वहाँ पे क्या मौजूद होता है? हाइमीन कार्टिलेज मौजूद होता है। ये पूरा यहाँ तक रहता है। ठीक, तो देखिए श्वास नली के बाद आता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है? देखिए जब सांस नली इस दो हिस्से में विभक्त हो जाती है तो इन दो हिस्सों को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। ठीक है, इस ब्रोंकाई में से और छोटे छोटे हिस्से निकले रहते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। ठीक है, अब देखिए पहले ये साइड का समझ लीजिए फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो ब्रोंकाई की बात क्या आता है? ब्रोंकियोलेस। ये है ब्रोंकियोलेस। ठीक है, अब ब्रोंकियोलेस के बाद जो हमारी हवा होती है वो पहुँचती है एल्वियोली में। ये है एल्वियोली, इसे कहा जाता है वायु कोष्ठक। एक्चुअली जो हवा होती है ये इसी एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक में पहुँचती है। अब देखिए इस एल्वियोली के अंदर जब हवा आ जाती है तो लंग्स में क्या आता है? खून आता है, ब्लड आता है, और उस ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म HL होता है। तो ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो जब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचता है उसका हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन आया होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स हो जाता है और हीमोग्लोबिन जो है कि हमारे पूरे शरीर में जाता है और शरीर की सारी कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन दे देता है। ऑक्सीजन देने के फलस्वरूप जो सेल होता है उसके अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्रेब्स चक्र का देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं आता, बहुत छोटे लेवल का प्रश्न है ये। ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है फिर भी हम आपको बता देते हैं, जनरल नॉलेज लेनी चाहिए। अब देखिए डायग्राम की मदद से इसको समझिए। तो ट्रैकिया में क्या होता है? हाइमीन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? हाइमीन कार्टिलेज होता है। और इस हाइमीन कार्टिलेज पूरा कहाँ तक रहता है? ब्रोंकाई तक रहता है। कहाँ तक? पूरा ब्रोंकाई तक रहता है। एक्चुअली यह ब्रोंकियोलेस में भी रहता है, पर क्या यह वायु कोष्ठक में रहता है? एल्वियोली में रहता है? नहीं, एल्वियोली में यह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाइमीन कार्टिलेज। तो देखिए जब सांस नली डायरेक्ट आएगी ट्रैकिया तब क्या होगा? इसमें हाइमीन कार्टिलेज हो जाएगा, और जब दो हिस्से में विभक्त हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रोंकाई कहा जाएगा। ठीक है, अब ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंकियोलेस में कब विभक्त हो जाएगी? जब इसके कई टुकड़े हो जाएंगे। जब कई टुकड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोलेस हो जाएगा। अब देखिए जो आपका लंग्स है इसकी जो आंतरिक तो अंदर होता है, जो बाहर की बाह्य दीवारें हैं, जो ये हिस्सा है इसे क्या जाता है? क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपको कोशिका समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कोशिका के बाहर की दीवारों को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहा जाता है,
उसी प्रकार से जो लंग्स की बाहर की दीवारें होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब देखिए, जब वायु कोष्ठक के अंदर हवा आती है ना, तो इसमें क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। ब्लड का कौन सा हिस्सा, हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के पूरे जितने भी सेल हैं उनको जाके जो ऑक्सीजन है वह दे देता है। ठीक है, अब देखिए, जब ये लंग्स जो है सांस ले लेता है, तो अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि ये लंग्स को सांस छोड़ने जितना कैपेसिटी इसके अंदर नहीं मौजूद होती है। अब क्या करेगा ये, तो इसके नीचे डायफ्राम चच्चा होते हैं, और ये डायफ्राम होता है ये इस लंग्स को ऐसा मारता है पच्चे से। अभी देखिए मारा हुआ दृश्य है, और जब सांस लेता है लंग्स तो ये एकदम सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, और जब सांस वापस छोड़ना होता है तो ये ऊपर के हिस्से में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, तो हवा लेने तथा वापस छोड़ने में डायफ्राम बहुत मदद करता है। ठीक है, तो देखिए, सांस लेने तथा छोड़ने के अंदर 70% जो मदद है डायफ्राम करता है। लंग्स तो सिर्फ इसके अंदर एल्वियोली होता है, वो ब्लड के अंदर मिला के दे देता है। लंग्स का कम काम है जबकि डायफ्राम का ज़्यादा काम है। जो डायफ्राम होता है यह संयोजी उत्तक का बना होता है। ये उत्तक चैप्टर में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैंने आपको बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो है डायफ्राम नीचे हो जाता है, पर यदि कोई गर्भवती महिला होगी तो उसके डायफ्राम को तो नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बेबी आ चुका है। अब क्या होगा, तब उस समय में उसकी पसलियाँ उसकी मदद करेगी सांस लेने में। जब वो सांस लेगी तो पसली फूलेगी सिकुड़ेगी, फूलेगी सिकुड़ेगी। और इसी के साथ जो आज का हमारा ये टॉपिक था श्वसन मार्ग, यह ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। दो के ग्रुप में समझेंगे हमारी बॉडी के अंदर सांस कैसे आती है। नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोली, ब्लड, उसके बाद सेल में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको बताया कि आप सांस लेते हैं तो आपका जो ये वाला हिस्सा है लंग्स जो है, इसको तो सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए, बाकी सब जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस हैं वो सब तो इसको चाहिए नहीं। तो वो सब का कहाँ छाना जाता है उसको, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर में का फिल्टर होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और एक टॉपिक छोटा सा बताना रह गया कि जब देखिए लंग्स के अंदर हमारा ब्लड आता है, उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो खाली हाथ नहीं आता है। जब वो दूसरे सेल को, मान लीजिए यहाँ पे हाथ है आपका, हाथ जैसा दिख नहीं रहा है, ये एल्वियोली ही लग रहा है। तो मान लीजिए हाथ है, तो इस हाथ के अंदर क्या है, करोड़ों कोशिका है। तो यहाँ से ये हीमोग्लोबिन आया है और यहाँ पे पूरा खून भर दिया, मतलब ऑक्सीजन दे दिया। और ऑक्सीजन के बाद ये क्या लेके जाएगा, CO2। क्या लेके जाएगा, CO2। ठीक है, तो CO2 लेके जाके वापस फेंक देगा, और फिर ये वायु कोष्ठक जो है CO2 को डायफ्राम की मदद से वापस फेंक देगा बाहर हमारे शरीर से। ठीक है, अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है HL, ये हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है CO से। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहा जाता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, ये CO से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यदि आप कहीं धुआं वाली जगह पर जाएंगे ना, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ मिलता है, धुआं वाली जगह पर मिलता है। अगर कहीं पर धुआं वाली जगह पर चला जाए तो जब आप सांस लेंगे ना, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन आया रहेगा ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा, धुआं उठा के लेके चला जाएगा और आपके पूरे शरीर में धुआं भर देगा। और अगर ज़्यादा देर रहेगा तो चक्कर आके बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए धुआं वाली जगह पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो का जो श्वसन मार्ग था ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।